कल हमने बात की थी ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, ठीक है। तो कल हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई थी कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, बताई थी मैंने, ठीक है। कौन सी होती है बताइए? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ठीक है। और फिर भी हमने ये बताया था अगर पेयर की बात चलेगी तो हमारे पास दो इक्वेशन होंगे, ठीक है। और जब दो इक्वेशन होंगे हमारे पास में तो हम ए बी और सी इनको किस तरीके से डिनोट करेंगे? देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी बात हमने कल आपको बताई थी, ठीक है। और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि आप बिना सॉल्व किए हुए कैसे बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन से हमारे वो पैरेलल लाइंस को डिनोट करेंगे, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस को, ठीक है, या इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कोइंसिडेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होंगे, कब कंसिस्टेंट होंगे, इसकी बात हमने कल आपसे की थी, ठीक है। अच्छा, अगर इनके जो कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारे, अगर इनका हम रेशियो निकालें, ठीक है, कल हमने इसकी बात की थी a1 अपॉन a2। a1 का मतलब पहले इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, a2 का मतलब दूसरे इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, b1 पहले इक्वेशन से y का कोफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन से भी y का कोफिशिएंट b2, ठीक है। हमने बताया था अगर इन दोनों का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या डिनोट करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस को डिनोट करेंगे, ठीक है, तब करेंगे जब इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तब दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस को डिनोट करेंगे। और इस केस में आपके सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। लाइंस होगी, दो लाइंस एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? एक ही पॉइंट पर कर सकती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अगर ये कंडीशन हमारी अगर होती है, मतलब निकल के आती है ये कंडीशन हमारी, तो हम इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस जो होंगे उनसे बनने वाली जो लाइंस होंगी वो कैसे हो जाएगी? कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और वहाँ पर हमको केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अगर इस तरीके से हो गया कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहले देख लीजिए आप, अगर ये कंडीशन पहले ही लागू हो गई, पहले ही अप्लाई हो गई, ठीक है, तो हम c1 और c2 की तरफ नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना हमारी बात को कि c1 c2 की तरफ हम कब जाएंगे? जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और इक्वल नहीं है तो हम तीसरी कंडीशन में जाएंगे ही नहीं, और यहीं पर हम ये बोल देंगे कि भाई दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां पर इनका केवल एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, जैसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल आ गए आपस में तब हम तीसरे की तरफ चलेंगे, यानी कि तीसरे की तरफ का मतलब c1 अपॉन c2 की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये भी आपस में इक्वल आ गया? भाई ये तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो था ही, क्या c1 अपॉन c2 भी आ गया? और अगर ऐसा हुआ कि c1 अपॉन c2 आपस में इक्वल हो गया तो इस केस में क्या होगा बताओ? कोइंसिडेंट लाइन होंगी, हैं? कोइंसिडेंट। कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट। अच्छा, कोइंसिडेंट होंगी, चलो होगी। सॉल्यूशन कितने मिलेंगे इस केस में? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? इनफाइनाइटली। अब आप कहोगे कैसे मिलेंगे, तो देखिए, मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया और एक्स वाई प्लेन बनाने के बाद में एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया, ये, ठीक है। इस लाइन का मैंने नाम रख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर इसी इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो क्या ये इक्वेशन और इक्वेशन को डिफरेंस है? नहीं है। अरे डिफरेंस तो कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को डिनोट करेंगे। ये पहली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसी के ऊपर एक और लाइन हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। अगर हम इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्वेशन मिलेगा वो भी यही लाइन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सॉल्यूशन मिलेंगे, एक ही लाइन को डिनोट करेंगे सभी। जब एक ही लाइन को डिनोट करेंगे तो हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, 9th क्लास में हमने आपको क्या, जब कोई एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाया था चैप्टर हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके? इनफाइनाइटली बताया था मैंने। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सब इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, थर्ड कंडीशन में चलते हैं। कभी कभी ऐसा हो गया कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस
केस में पता हो गया कैसे लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इसमें कोइंसिडेंट। अच्छा, इसमें क्या सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, ये तीसरी जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अरे भाई a1 और a2 b1 b2 c1 c2 की तो वैल्यू पता चल, लगा ही लोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हैं, आराम से लगा लोगे। तो जब आराम से लगा लोगे तो इनकी वैल्यू भी पुट कर दोगे कंडीशन में। जब कंडीशन में वैल्यू पुट करोगे तो ये कंडीशन अगर निकल के आई आपकी बाई द वे, तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों इक्वेशंस पैरेलल लाइंस को डिनोट करेंगे। किसको करेंगे, पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे, वो भाई आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे आपस में, तो कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तो कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ भाई एक सॉल्यूशन मिल रहा है और वहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। अच्छा, इसी में अगर पूछ लिया जाए कि क्या एक टर्म्स होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये दो टर्म्स हो गए। अच्छा, कभी बात पूछ ली जाती है कि ये जो इक्वेशंस हैं बताइए कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, या तो एक सॉल्यूशन मिले या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले, ठीक है। दोनों ही केस में कंडीशन कौन सी होगी, कंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट कंडीशन कब बनेगी, जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी नो सॉल्यूशन के लिए कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, और इन दोनों कंडीशन के लिए कंसिस्टेंट। एक क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला इसी से, ठीक है, सभी के सेट में आता है और हर बार आता है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो पेयर होता है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनको सॉल्व करने के कितने हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड्स हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है, किस मेथड को हम बहुत जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो आप लोगों की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप कौन से मेथड को आप ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो, ठीक है, कौन सा अच्छे से आपके समझ में आ जाता है, तो हम चलते हैं सॉल्विंग की तरफ, ठीक है, कि आप सॉल्व कैसे करते हो, ठीक। अच्छा, ये चीज़ें तो समझ में आ गई। हाँ भाई शिवम, कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। कृष्णा, तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, कि किसी भी पेयर को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशंस का कोई पेयर मिल गया, अब किसी ने बोल दिया बताइए भाई एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो methods of solving of a pair of linear equation in two variables, तो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास 2x + 3y = 46 एंड 3x + 5y = 74। तो देखिए मेथड्स हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। उसमें जो पहला मेथड होता है, हम आप उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि पहला मेथड होता कौन सा है, ठीक है। आप बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा, समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा, ठीक है, दोबारा बता दूंगा मैं आपको। फर्स्ट मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड,
सबस्टिट्यूशन मेथड जानते हो? सबस्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि स्थान चेंज कर देना, ठीक है। अब देखिए मैं इस मेथड को वी शैल डिफाइन दिस मेथड बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल जो आपके सामने दिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। हम इसी एग्जांपल को लेकर के इस मेथड को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। करना क्या है आपको, चाहे तो पहला इक्वेशन ले लो और चाहे सेकंड ले लीजिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेकर के आप या तो उसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म्स में निकलेगी, जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो वो x के टर्म्स में निकलेगी। अब बताइए किसकी वैल्यू निकालें हम पहले से? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया, 2x इक्वल टू 46 माइनस 3y, y को उधर लेगा, y वाले टर्म्स को 3y उधर चला गया माइनस। अच्छा x इक्वल टू कितना निकलेगा, 46 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर a मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाली, अब सेकंड में पुट कर देंगे इसको, ठीक है। और हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x की वैल्यू फर्स्ट से निकाल करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। और सेकंड इक्वेशन हमारा 3x का वैल्यू ये है, तो x की जगह पर इसको हम रिप्लेस कर देंगे, 46 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 3x प्लस 5y इक्वल टू 70, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 6 या 18 रिमेन 1, 3 4 या 12 1 13 माइनस 3 3 या 9y, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को इस तरीके से। अपॉन 2 आएगा, सबके अपॉन 2 को उधर भेज देंगे हम 74 के पास, तो 74 की जगह कितना आ जाएगा 148, ओके। मैंने क्या किया, माइनस 9y प्लस 10y, कितना बचेगा प्लस का y, तो y इक्वल टू 148, ये प्लस का 138 है, इसको उधर भाग दिया मैंने, माइनस का 138 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो क्या होता है, वेरिएबल्स एक तरफ भागती हैं और कांस्टेंट एक तरफ भागते हैं, तो y इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा 10, तो ये तो निकल गया है y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट कर दें तो x का वैल्यू निकल आएगा। चाहे तो आप y का वैल्यू आप फर्स्ट में कर दें, चाहे सेकंड में कर दें, चाहे इसमें कर दें, ठीक है। लेकिन तरीका ये है कि आप इसी में कर दें तो बेटर रहता है, ठीक है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a, ये में रख दिया हमने, x इक्वल टू कितना है 46 माइनस 3y, और y का वैल्यू 10 है, तो 10 3 या 30 अपॉन 2, ऊपर कितना हो जाए 60 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू बाय दिस मेथड निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है और बहुत सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको मूर्खुपी करनी नहीं है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। बताइए शिवम, कोई दिक्कत आई क्या? भाई आप लोगों को कोई समस्या हो पूछ लेना, ठीक है, बैठे मत रहना। कृष्णा निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मेथड कैसा रहा ये? अच्छा है। अरे पहला इक्वेशन और जरूर थोड़ी कि मैंने पहला ले लिया, आप दूसरा भी ले सकते हो। फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए तो वो y के टर्म्स में निकलेगी, y की वैल्यू निकालेंगे तो वो x के टर्म्स में निकलेगी। अब ऐसा मत करना कि जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली फिर उसी में ठोक दो ले जाके, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। जिससे निकालेंगे, फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। अब मैंने फर्स्ट से निकाली, किस में पुट की मैंने? सेकंड में। तो सेकंड में पुट करने के बाद में देखिए इस तरीके से मैंने पुट कर दी और y का वैल्यू निकल आया, तो y का वैल्यू निकल आया वो मैंने इसमें पुट कर दिया तो x का वैल्यू निकल आया। बताइए भी क्या है इसमें? कुछ है? नहीं है, सिंपल है। नोट करेंगे इसको। इसी सीरीज में दूसरा मेथड है हमारा
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप इस वर्ड से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। एलिमिनेशन जानते, तो इसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब हटाना, खत्म कर देना। ठीक है, तो अब इसमें कौन खत्म होता है, कौन जिंदा रहता है, ठीक है, इसकी बात भी हम करेंगे अभी एग्जाम्पल को लेकर के। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल स्क्रीन पर लिखा हुआ है 5x + 3y = 35 एंड x + 2y = 14। ठीक है भाई, ये जो मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं ये मोस्टली यूज होता है और बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी मेथड को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, शॉर्ट में भी होता है और जल्दी भी होता है और बच्चे इसको बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं। ठीक है, कैच भी कर लेते हैं बहुत जल्दी। देखिए, दोनों इक्वेशन हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों इक्वेशन में किसी सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो। 5x यहाँ पे x कोएफिशिएंट सेम नहीं है, 3y 2y कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अगर सेम होता है तो हम अकॉर्डिंग टू द साइन उनको ऐड भी कर सकते हैं और उनको माइनस भी कर सकते हैं हटाने के लिए। अगर दोनों प्लस माइनस के तो ऐड कर लेंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो पहले में दूसरे इक्वेशन माइनस कर देंगे तो कट जाएंगे वो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि दोनों का मतलब या तो x के कोएफिशिएंट सेम हो दोनों इक्वेशन में या फिर y के कोएफिशिएंट सेम हो, अगर सेम नहीं होते तो इन दिस कंडीशन हम क्या करेंगे कि सेम करने की कोशिश करेंगे। और सेम कैसे होगा वो देखिए आप। अब फायदा भी मान लीजिए आपको x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो नीचे वाले सेकंड में देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ऊपर वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ऊपर वाले में कितना है कोएफिशिएंट, तो नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हो गया सेम भाई साहब, सेम हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एज इट इज रहेगा भाई, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाली है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करो इसमें तो 5x 5 2 जा 10y और 14 आ जा 70। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। जब माइनस करूंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे आप। अब देखिए दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा, x का खत्म कर दिया मैंने इसे। 3y में से माइनस के 10y करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 7y। अच्छा, 35 में से माइनस 70 करूंगा तो कितना बचेगा माइनस 35, माइनस से माइनस 7 7 5 जा तो y इक्वल टू कितना निकल गया। अब y का वैल्यू चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, अच्छा है सेकंड में कर दो, वैल्यू x की निकल आएगी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में पुट करूं बताओ, हैं फर्स्ट में सेकंड में, सेकंड में पुट कर दो भाई, सेकंड में कर दिया मैंने। x प्लस 2y 2 5 जा 10, जब y का वैल्यू पुट करूंगा इक्वल टू 14, 10 को उधर ले जाऊं तो 14 माइनस 10 कितना बचेगा, x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप ये कहोगे कि ये सब वैल्यू क्यों निकालते हैं हम, यही वैल्यू क्यों निकलती है, कोई और भी वैल्यू निकल सकती है, ऐसा नहीं। इनकी केवल एक ही वैल्यू निकलेगी जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी तो। ठीक है, बताया था मैंने आपको, बताया था। अब दुनिया में केवल यही दो वैल्यूज ऐसी हैं जो अगर इन दोनों इक्वेशन में पुट की जाए LHS में तो RHS मिल जाएगी आपको। इन वैल्यूज के अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आप LHS में पुट करें और RHS मिल जाए आपको, समझ रहे हैं। पुट करके देख लीजिए 5x, x की वैल्यू 4 है, 4 5 जा 20 होगा यहाँ पर, y का वैल्यू 5 3 जा 15 और 20 कितना हो गया। ठीक है, दूसरे पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 4, y की 5 2 जा 10 और 4। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन में पुट की जाए और LHS में और RHS निकल के आ जाए। ठीक है, नोट कर लो इसको। कैसा लगा मेरा ये तो अच्छा है।